हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास है उस पर आते हैं। आप लोगों को पता ही है ज्योग्राफी के अंदर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर भी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में हम हमारे मून के बारे में पढ़ रहे थे, जो अर्थ की सैटेलाइट है, जो हमारी जो पृथ्वी है उसका जो उपग्रह है उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास हमने कहाँ कंप्लीट की, मतलब बीच में ही छोड़ दी थी क्योंकि क्लास फिर ज़्यादा लंबी हो जाती। तो उसमें हमने कहाँ तक पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ लिया था कि जो हमारा मून है, जो हमारा चंद्रमा है, वो सूरज के चक्कर किस तरीके से लगाता है उससे संबंधित, मतलब सूर्य से संबंधित जो हमारे मून की जो भी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं या पूछी गई हैं वो हमने कर ली थी। अब उससे आगे का हम क्या करेंगे, उससे आगे का जो भी है हम कंटिन्यू करेंगे। तो उससे आगे का जो पॉइंट आता है वो हमारा, उससे आगे का पॉइंट क्या आता है, वो ये आता है कि जो नक्षत्र है, तो नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से क्या कह सकते हैं हम, नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा, नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा, जो भी नक्षत्र समय होता है उसके दृष्टिकोण से जो हमारा चंद्रमा है लगभग 27.5 दिन में पुनः उसी स्थिति में होता है। लगभग 27.5 दिन में पुनः उसी स्थिति में होता है। हमारा जो मून है वो क्या है, अगर हम नक्षत्र के दृष्टिकोण से देखें तो 27.5 दिन में उसी स्थिति में होता है। तो 27.5 दिन का मतलब क्या है, एग्जैक्ट जो टाइम है वो है 27.5 दिन का मतलब है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.5 या 11.6 सेकेंड। यहाँ हम कह सकते हैं 27.5 दिन, इसको हम एग्जैक्ट टाइम में लिखें क्योंकि एग्जैक्ट टाइम भी बहुत बार पूछा जाता है। तो वो क्या है हमारा, वो है हमारा 27 दिन 7 घंटे 27 दिन 7 घंटे, क्या है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.6 सेकेंड, 43 मिनट 11.6 सेकेंड। तो एग्जैक्ट टाइम कितना है, इतना है। तो 27.5 दिन की यह अवधि एक नाक्षत्र या नक्षत्र मास कहलाती है, कि यह अवधि नक्षत्र मास, ये मुझे थोड़ी सी टंग प्रॉब्लम है, थोड़ी सी कुछ वर्ड्स को हिंदी में पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो ठीक है, तो मास कहलाती है या कहलाता है, ठीक है। ओके, चलिए आगे इसमें क्या है, इसी में है, नहीं इसी में नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो ज्वार उठने के लिए जो ज्वार भाटा होता है, जो ठीक है, तो ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर ज्वार जो समुद्र में होती है, ज्वार भाटा, उठने के लिए, किसके लिए, ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की
आपेक्षिक सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात यही लिख दे रही हूँ, 11:5 होता है। 11:5 होता है। क्या होता है? 11:5 होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है अपोलो की अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, जो अपोलो है, अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चला है कि लाए गए चट्टानों से पता चला है कि क्या पता चला है? चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितनी पृथ्वी। चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितनी पृथ्वी। ठीक है, और कितनी पुरानी है पृथ्वी? 460 करोड़ वर्ष। 460 करोड़ वर्ष। ओके, आगे है इन चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में है। ये जो चट्टानें हैं, तो इन चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में है। तो देखो, सबसे पहले है कि जो नक्षत्र समय है, जो नक्षत्र बोले जो नक्षत्र समय है, उसके दृष्टिकोण से जो चंद्रमा है लगभग 27.5 दिन में पुनः उसी स्थिति में आ जाता है। कितने दिन में? लगभग 27.5 दिन में। अगर 27.5 दिन का एग्जैक्ट टाइम बोले तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.6 सेकेंड। 27.5 दिन में यह अवधि नक्षत्र मास कहलाती है। तो इस अवधि को हम क्या बोलते हैं? नक्षत्र मास कहते हैं। फिर अगला पॉइंट क्या है कि ज्वार उठती है, मतलब जो लहरें उठती हैं समुद्र के अंदर, जिनको हम ज्वार भाटा भी बोलते हैं। तो जो ज्वार उठने के लिए जो अपेक्षित सौर है और जो चंद्रमा की शक्ति है, अपेक्षित सौर मतलब जो सूरज और चंद्रमा जो कंडीशन होती है सारी, वो उसमें क्या है, उन शक्तियों का जो अनुपात है ना, वो 11:5 होना चाहिए। 11:5
5 होना चाहिए। ठीक है, जो अपेक्षित सौर वगैरह है ये सब डिटेल वाली क्लासेस के हिसाब से है कि जब डिटेल में ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी ना तो वहाँ सारी चीज़ें समझा दूंगी। ये 1 लाइनर का है जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या अब तक पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्या है, जो अपोलो के जो अंतरिक्ष यात्री हैं अपोलो के, तो उनके द्वारा चट्टान लाई गई थी। कहाँ से? चंद्रमा से। तो उनसे पता चलता है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितनी कि हमारी पृथ्वी। और हमारी पृथ्वी कितनी पुरानी है? अब से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले की है हमारी पृथ्वी। तो आई होप ये तीनों पॉइंट आपको चंद्रमा के बारे में समझ आ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। अगला पॉइंट है कि सुपर मून क्या होता है। सुपर मून, तो ये सुपर मून क्या होता है? तो जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपर मून कहते हैं। जब चंद्रमा जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है सबसे पास में होता है तो उस स्थिति को, उस कंडीशन को सुपर मून कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर मून कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? सुपर मून बोलते हैं, सुपर मून कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सुपर मून कहते हैं। इसे पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। इसे पेरिजी फुल मून क्या कहते हैं इसको? इसको पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। किसको? सुपर मून को। इसमें चांद 14% ज़्यादा बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। इसमें जो हमारा चंद्रमा है इसमें चांद 14% ज़्यादा बड़ा और इसमें जो हमारा चांद है वो 14% ज़्यादा बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। और 30% दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो औसतन दूरी है वो कितनी है?
और पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी, क्या, एवरेज डिस्टेंस, वो कितनी है? 3,84,365 किलोमीटर। 3,84,365 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं, अब सुपरमून क्या होता है पहले ये देख लो। सुपरमून होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे पास आ जाता है, तो उस स्थिति में उसको हम सुपरमून कहते हैं, या फिर पेरिजी फुल मून भी इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में जब अर्थ के पास आता है हमारा मून, तो 14% ज़्यादा बड़ा, जितना वो है उससे भी 14% ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, और 30% ज़्यादा अधिक चमकीला भी दिखाई देता है। ठीक है। और जो हमारा चंद्रमा और पृथ्वी है उनके बीच की औसतन दूरी कितनी है? 3,84,365 किलोमीटर। ठीक है। तो एक एक पॉइंट है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, अब तक के पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं ये, या पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अब हम आएंगे ब्लू मून की तरफ के ब्लू मून क्या होता है। ब्लू मून, अब ये ब्लू मून क्या होता है? एक कैलेंडर माह को 2 पूर्णिमाएं हों, यदि एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हों, एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हों, दो पूर्णिमाएं, सभी को पता होगा पूर्णिमा क्या होती है। ठीक है। पूर्णिमाएं हो, तो जो पूर्णिमाएं सभी लोग जानते होंगे, तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। तो जो दूसरी पूर्णिमा है, तो दूसरी पूर्णिमा का चांद दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून, क्या, ब्लू मून कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्लू मून कहलाता है दूसरी पूर्णिमा का चांद। ठीक है। इसका मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के बीच अंतराल, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण नेक्स्ट लाइन से लिख लो इसी में। इसका मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के बीच मुख्य कारण क्या है इसका? इसका मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के बीच अंतराल 31 दिनों से कम होना है। 31 दिनों से कम होना है। ठीक है। समझ रहे हो ना ब्लू मून क्या है और उसमें क्या क्या बातें आती हैं। ऐसा 2-3 साल पर होता है। ऐसा कब होता है? ऐसा 2-3 साल पर होता है। ऐसा 2-3 साल पर
होता है। ठीक है, अब ये कब देखे गए? अगस्त 2012 में दो पूर्णिमा 2 व 31 अगस्त को देखे गए। अगस्त 2012 में दो पूर्णिमाएं 2 व 31 अगस्त, अगस्त को देखे गए। पूर्णिमाएं देखे गए। अब इनमें से जो ब्लू मून है वो कौन सा कहलाएगा? इनमें से 31 अगस्त ब्लू मून कहलाया या ब्लू मून कहा गया। क्या कहा गया? 31 अगस्त को ब्लू मून कहा गया। 31 अगस्त की पूर्णिमा लिख लो, की पूर्णिमा को 31 अगस्त की पूर्णिमा को क्या कहा गया? ब्लू मून कहा गया। जबकि वर्ष विशेष में 2 या अधिक माह ब्लू मून हो जाते हैं। जब किसी वर्ष विशेष में यही लिख लो, इसी में ही है। जब किसी वर्ष विशेष में कब? जब किसी वर्ष विशेष में 2 या अधिक माह ब्लू मून के हो जाते हैं। मून के हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? मतलब किसी साल में 2 या 2 से ज़्यादा महीने में ब्लू मून हो गया, मून ईयर कहा जाता है। उसको क्या है? मून ईयर कहा जाता है। ऐसा कब हुआ? ऐसा हुआ 2018 में। ऐसा 2018 में हुआ। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई सबको? तो ब्लू मून क्या होता है? ब्लू मून क्या है? ऐसे कैलेंडर माह, सुपर मून भी हमने जान लिया क्या आता है, ब्लू मून भी अब जान ले रहे हैं कि ब्लू मून क्या होता है। ऐसे कैलेंडर माह जिसमें जो 2 पूर्णिमाएं हो, मतलब जिसके अंदर 2 पूर्णिमा आती हो जिस महीने में, कैलेंडर हिंदी वाले जो महीने होते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो दूसरी पूर्णिमा का चांद जो होगा वो ब्लू मून कहलाएगा। तो दूसरी पूर्णमासी जिसको बहुत बार बोल देते हैं ये पूर्णिमा होती है, उसको ब्लू मून कहते हैं। नेक्स्ट वाली जो सेकंड वाली होती है। तो इस मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के बीच अंतराल 31 दिन से कम होना है। इसका जो मुख्य कारण क्या है कि जो दोनों पूर्णिमाएं हैं ना, उनका जो टाइम पीरियड है वो 31 डेज से कम होता है, कम होना है ब्लू मून का जो कारण है।
ऐसा 2 या 3 साल पर होता है, मतलब ऐसा 2 या 3 साल में एक बार ही होता है। तो अगस्त 2012 में 2 पूर्णिमाएं 2 से 31 अगस्त देखे गए थे, ठीक है, 2012 के अंदर। और जो ब्लू मून था वो कौन सा कहलाया? इनमें से जो 31 अगस्त था उसकी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा गया, क्योंकि इसमें पहले बताया गया ना, जो दूसरी पूर्णिमा आएगी उसको ब्लू मून कहा जाएगा। फिर नेक्स्ट है, जब किसी विशेष वर्ष में 2 या उससे ज़्यादा ब्लू मून वाली आ जाती हैं, है ना, तो उसमें क्या है हो जाते हैं, तो उसको हम मून ईयर कहते हैं। तो जो मून ईयर हुआ है तो वो 2018 वाला जो है वो मून ईयर कहलाया है, ठीक है। तो अब इसी के साथ हमारा जो मून है, जो हमारा चंद्रमा है, वो कंप्लीट हो गया। अब जो अगला है, अगला हमारा क्या है? अगला है हमारा जो बोने ग्रह है ना। तो बोने ग्रह के बारे में ऐसा करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। बोने ग्रह और जो भी हो उसके साथ आ रहा है, मतलब थोड़ा सा रह रहा है। फिर इसके बाद हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। समझ आई है तो प्लीज़ आप कमेंट में बता भी दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और जो आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक इस चैनल के लिंक को और इस क्लास को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं वीडियो अपलोड करती रहूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आता रहे। क्योंकि जो मैं क्लासेस डालती हूँ वो रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, ठीक है, लाइव क्लासेस नहीं होती हैं। सो गाइज़, आज की क्लास इतनी ही है। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।